नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हो। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहां पिछली 2 कक्षाओं में हमने ये समझा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने आधिपत्य को स्थापित किया था, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश। इसके लिए उसे 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ी। पहले प्लासी की लड़ाई 1757 में और फिर बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि, बीच में अलीनगर की संधि और भी बहुत सारी चीजें हुई जो हमने बंगाल की स्टोरी में डिस्कस की। देखिए, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित करती है, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया। और इस क्रम में हमने जाना है कि उन्होंने सिंध में अपने प्रभुत्व को कैसे स्थापित किया। हमने अवध में भी ये बात डिस्कस कर ली है कि जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का भी विलय कर लिया। और पिछली 2 कक्षाओं में हमने बंगाल के बारे में भी जान लिया। अब 3 क्षेत्र और बचे हैं। एक है मैसूर, एक है मराठा और एक है सिख। आज की क्लास में हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, अगली 2 कक्षाओं में सिख के बारे में पढ़ेंगे और आने वाली 2 कक्षाओं में हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। हमेशा की तरह वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए, रिवीजन कीजिए और क्विज लगाइए। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतने बढ़िया नंबर आपको मिलेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचोगे, सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये समझें कि मैसूर कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये मैसूर का इलाका, दिस इज द टेरिटरी ऑफ मैसूर। ठीक है, ये मैसूर का पूरा इलाका है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में आता है। अब मैसूर की शुरुआत कैसे हुई ये समझने का प्रयास करें। देखिए, मैसूर की स्थापना 1399 में 1399 में आदि यदुराय वोडेयार के द्वारा की गई थी। और पूरा का पूरा मैसूर का इतिहास 3 भागों में बांटा जा सकता है। मैसूर की पूरी हिस्ट्री को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। आज की क्लास में मैक्सिमम चीजें, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है, पूरा हम पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो आदि यदुराय वोडेयार हैं, ये मैसूर के संस्थापक हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ मैसूर। और पूरे के पूरे मैसूर के इतिहास को, पूरे के पूरे मैसूर की हिस्ट्री को हम 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो 1399 से शुरू हुआ और 1565 तक चलता रहा, ये वो समय था जब मैसूर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत था, जब मैसूर विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत था। तो जब यदुराय वोडेयार ने मैसूर की स्थापना की तो वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत की, विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत की गई। हम जानते हैं कि 23 जनवरी 1565 को, 23 जनवरी 1565 को एक लड़ाई होती है जिसे हम तलीकोटा की लड़ाई कहते हैं या बैटल ऑफ तलीकोटा कहते हैं। वही लड़ाई जिसमें दक्कन की सल्तनतों ने या दक्कन की रियासतों ने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया था। और उस लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। उस लड़ाई के बाद विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन कर गया। और जैसे ही विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन करेगा, मैसूर स्वतंत्र हो जाएगा, मैसूर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और फिर आप देखोगे कि 1565 से लेकर के 1799 तक आपको स्वतंत्र मैसूर देखने मिले, जो अपने निर्णय खुद ले रहा होगा, इंडिपेंडेंट। फिर 1799 में, 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगा। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली टीपू सुल्तान की हत्या कर दे और इसी के साथ मैसूर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
मैसूर को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, मैसूर को सब्सिडरी अलायंस पर साइन करना पड़ेगा और मैसूर भी ब्रिटेन की एक रियासत बन के रह जाएगी और 1947 तक ये ब्रिटिश अधीनस्थ रियासत बन के ही रहेगी। ये ब्रिटेन की सब ऑर्डिनेट प्रिंसली स्टेट बन के ही रहेगा। तो ये मैसूर का पूरा इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। याद रखना कि राजा वाडियार प्रथम ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। वाडियार प्रथम के द्वारा एक पद बनाया गया प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री को देलवेय या देलवेय कहा जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए दलवेय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो मैसूर में दलवेय का अर्थ होता था प्रधानमंत्री, जो एक बहुत बड़ा पद होता था, बहुत ही बड़ी पोस्ट होती थी। एग्जाम में पूछा गया है कि मैसूर के प्रशासन में दलवेय शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कभी भी पूछे तो याद रखना कि दलवेय का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। तो ये समझ में आ गया, बिल्कुल हमें ये समझ में आया। एक बहुत ही बेसिक सी स्टोरी समझ में आई कि सर 1399 में 1399 में जो राजा यदुराय वोडियार थे, उन्होंने मैसूर की स्थापना की। लेकिन उस समय मैसूर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था और विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत 1565 तक मैसूर बना रहा, 1565 तक बना रहा। इसके बाद तलीकोटा की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ तलीकोटा। तो 1565 से लेकर के 1799 तक हमें स्वतंत्र मैसूर देखने मिलता है। फिर 1799 में 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधीनस्थ या एक प्रिंसली स्टेट, एक सब ऑर्डिनेट प्रिंसली स्टेट बनके अधीनस्थ रियासत बनके 1947 तक रहता है, 1947 तक रहता है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि मैसूर में जो मैसूर वाला इलाका है, इसके प्रशासन में देवलेय शब्द का मतलब होता था प्रधानमंत्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दलवेय शब्द का मतलब होता था प्रधानमंत्री, दलवेय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तालीकोटा का युद्ध तो हमने देखा कि 23 जनवरी 1565 को, 23 जनवरी 1565 को, जैसा अभी बताया, तलीकोटा का युद्ध होता है और विजयनगर साम्राज्य की उसमें हार हो जाती है। जैसे ही विजयनगर साम्राज्य की उसमें हार होती है, मैसूर के स्वतंत्र प्रशासन की शुरुआत हो जाती है, मैसूर के इंडिपेंडेंट रूल की शुरुआत होती है। फिर 1734 में, 1734 में राजा इम्मादी कृष्णराज वोडेयार द्वितीय, राजा इम्मादी कृष्णराज वोडेयार द्वितीय, इन्होंने 2 लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर अपॉइंट किया। एक थे नंदराज, नंदराज को प्रधानमंत्री अर्थात दलवेय के पद पे नियुक्त किया गया और नंदराज के भाई देवराज को सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया, कमांडर के पोस्ट पर अपॉइंट किया। चूंकि कहा जाता है कि राजा इम्मादी कृष्णराज वोडेयार ये धार्मिक कार्यों में ज्यादा संलग्न रहते थे, ये रिलीजियस एक्टिविटीज में ज्यादा लगे रहते थे, तो वास्तविक रूप से शासन संचालन की जिम्मेदारी जो एक्चुअल में रूलिंग पावर थी वो इन दोनों के पास थी। अर्थात रूलिंग पावर इस समय नंदराज जो कि प्रधानमंत्री या दलवेय हैं और देवराज जो कि सेनापति हैं, इनके पास पूरी की पूरी शक्तियां, पूरी पावर वास्तव में इन दोनों के पास ही आ गई। इसी बीच में हैदर अली, अनपढ़ था हैदर अली, जो एक सैनिक के रूप में, जो एक मामूली सैनिक के रूप में मैसूर की सेना को ज्वाइन करता है, पर अपनी योग्यता से वो नंदराज को बहुत प्रभावित करता है और नंदराज उसे, मैसूर राज्य में एक जगह है डिंडीगुल, मैसूर राज्य में एक जगह है डिंडीगुल, तो उसे डिंडीगुल का फौजदार, फौजदार का मतलब होता है, फौजदार का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि वहां का सेना प्रमुख, तो डिंडीगुल का फौजदार बनाते हैं। तो हैदर अली की शुरुआत ही डिंडीगुल से होती है, हैदर अली की जो स्टार्टिंग है वो डिंडीगुल से होती है। फिर यहां से ये देखता है कि विजयनगर साम्राज्य में अब राजा को ज्यादा मतलब है नहीं, पूरी शक्ति नंदराज और देवराज के हाथों में है, तो इसने 1761 में शासन पर अधिकार कर लिया, ये रूल करने लगा और अंततः 1766 में इसने
सुल्तान की उपाधि भी धारण कर ली, सुल्तान का टाइटल भी ले लिया। तो कहा यही जाता है कि 1761 से हैदर अली के पास मैसूर की पूरी शक्तियां आ चुकी थीं, हैदर अली के पास मैसूर की पूरी पावर आ गई। तो इस तरह से हैदर अली की शुरुआत होती है। अब यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, एक बार बना लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि मैसूर के संस्थापक का नाम क्या है। तो मैसूर के संस्थापक का नाम आदि यदुराय वोडेयार है। दूसरा, मैसूर आरंभ में किस साम्राज्य का हिस्सा था। तो मैसूर आरंभ में विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। तीसरा, नंदराज और देवराज कौन थे। तो नंदराज मैसूर में प्रधानमंत्री के पद पर थे और देवराज मैसूर में सेनापति के पद पर थे। प्रधानमंत्री के लिए दलवेय शब्द का प्रयोग किया गया है। नंदराज के द्वारा एक सैनिक के रूप में हैदर अली को पहले नियुक्त किया गया और जब हैदर अली ने प्रभावित किया तब उसे डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया और 1761 में डिंडीगुल से वो श्रीरंगपट्टनम आता है और शासन पर अधिकार कर लेता है। इस तरह 1761 में शासन की शक्तियां हैदर अली के पास आ गई। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि वोडेयार वंश का उसने पतन नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया कि वोडेयार वंश के राजाओं को मार डाला हो। वोडेयार वंश के राजा भी रहे आए, हालांकि उनके पास शक्तियां नहीं थी पर वो रहे आए। और जब 1799 में टीपू सुल्तान को अंग्रेज चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मार देंगे, तब जब वो सहायक संधि करने जाएंगे, सब्सिडरी अलायंस करने जाएंगे, तो वो इन्हीं वोडेयार वंश के राजाओं से सहायक संधि करेंगे। वो वोडेयार डायनेस्टी से ही सब्सिडरी अलायंस करेंगे। ये हमने उस समय भी आपको बताया। ठीक है, तो हैदर अली मैसूर का शासक कब बना। 1761 में। 1761 में वो मैसूर का रूलर बनता है। अब हमें यह देखना है कि हैदर अली के द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए और हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, तो इन दोनों ने प्रमुख कार्य कौन से किए और फिर हम चर्चा करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। इसके बाद हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। पर पहले हम ये जान लें कि आखिर इन्होंने कौन कौन से मुख्य कार्य किए हैं, इनके द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क किए गए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जान पाए तो हैदर अली पहले आंग्ल मैसूर युद्ध और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैदर अली ने कौन कौन से युद्ध लड़े। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। दूसरे युद्ध के बीच में ही उसे फोड़ा हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि उसे कोई फुंसी हो गई थी, फोड़ा हो गया था, वट एवर द रीजन, उसका इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल जाता है और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती। फिर दूसरे युद्ध में आगे का नेतृत्व उसका बेटा टीपू सुल्तान संभालता है। पर आप कह सकते हैं कि हैदर अली ने फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में पार्टिसिपेट किया था। ऑल्दो सेकंड एंग्लो मैसूर बैटल के बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान नेतृत्व संभालता है, लीडरशिप संभालता है। वन थिंग, तो ये पहला पॉइंट है। अब अगर हम सुधारों की बात करें तो हैदर अली अनपढ़ था, हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसने कृष्ण राव और पूर्णिया नाम के ब्राह्मणों को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। इसीलिए उसने कृष्ण राय और पूर्णिया नाम के ब्राह्मणों को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अब उसने क्या क्या सुधार किए। तो उसने मध्यस्थों का अंत किया। उसने कहा कि बीच में किसान और राजा के बीच में बहुत सारे लोग हैं और ये किसानों का शोषण करते हैं, तो कम से कम लोग होने चाहिए। किसान एक या दो अधिकारी हों और फिर राजा तक भू राजस्व पहुंच जाए, तो कम से कम लोग होने चाहिए। आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रयास किया। फ्रांस और तुर्की से सीखा, उनकी मदद ली और फ्रांस और तुर्की की सहायता से आधुनिक उद्योग अर्थात मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनाने की कोशिश भी उसने की। स्थायी सेना का गठन किया, परमानेंट आर्मी बनाई, यूरोपीय पद्धति से सैन्य प्रशिक्षण किया गया और डिंडीगुल में उसने शास्त्रागार का निर्माण किया। डिंडीगुल में उसने आर्सेनल बनाया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि हैदर अली के द्वारा किस स्थान पर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। तो हैदर अली ने डिंडीगुल में शस्त्रागार बनाया। वो धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, रिलीजियस रूप से बहुत टॉलरेंस था उसका नेचर। जैसे मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में उसने दान दिया था। श्रृंगेरी में शंकराचार्य, अब आप याद कीजिए, हमने
प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ा था, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से मठ थे। तो एक मठ शारदा मठ श्रृंगेरी में है, ठीक है। और श्रृंगेरी का जो मठ है वहां के जो शंकराचार्य थे उनसे मुलाकात या पत्राचार किया था हैदर अली ने, प्यारे दोस्तों। इसके बाद देख पाए कि गौवध, अगर कोई भी गौ हत्या करता है तो उसको सजा दी जाएगी। दशहरा जैसे त्योहार मनाना शुरू कर दिया। उसके प्रशासन में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू थे। कृष्णराव और पूर्णिया हिंदू थे। सिक्कों पर शिव और विष्णु का अंकन भी किया गया। और इन सब के पीछे ना एक लॉजिक भी है। रीजन ये है कि जिस क्षेत्र पर हैदर अली शासन कर रहा है वहां की अधिकांश जनसंख्या हिंदू है और कट्टरता जैसे तत्व नहीं थे, ठीक है। तो अगर ब्रीफ में आप समझ पाए हैदर अली के बारे में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है हैदर अली के बारे में। हैदर अली, हम जान पाएंगे कि वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, धार्मिक कट्टरता नहीं थी उसके। पहला पॉइंट, उसने चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में दान दिया, ठीक है। उसने गौ हत्या करने पर सजा का प्रावधान किया। उसके शासन में बहुत सारे मंत्री हिंदू हुआ करते थे। ऐसे सिक्के चलाए जिसमें भगवान शिव और भगवान माता पार्वती के का अंकन किया गया। उसके द्वारा डिंडीगुल में, क्योंकि डिंडीगुल से ही उसकी राजनीति या उसका कैरियर शुरू हुआ था, यहां पर उसने शस्त्रागार बनाया। यूरोपीय आधार पर उसने सेना का गठन किया और उद्योग की स्थापना की। बस यही बातें हैदर अली के बारे में याद रखनी। हैदर अली वो व्यक्ति था जिसने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया और जीता भी। द्वितीय में भाग लिया लेकिन बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान आगे आता है और टीपू सुल्तान ने फिर युद्ध को आगे बढ़ाया। दूसरे, तीसरे और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता रहा, ठीक है। अब टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। टीपू से भी सवाल बनते हैं प्यारे दोस्तों। तो टीपू के बारे में पहली चीज, उसने दूसरे, तीसरे और चौथे, दूसरे, तीसरे और चौथे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दूसरे, तीसरे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में उसने पार्टिसिपेट किया। दूसरे, तीसरे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने भाग लिया। उसे शेर ए मैसूर कहा जाता था। आप देख पाए, उसे शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। शेर ए मैसूर बोलते थे उसे, ठीक। इसके द्वारा जागीर प्रथा का उन्मूलन किया गया। पॉलीगार यहाँ जमींदारों को कहा जाता था। दक्षिण में पॉलीगार की शक्तियों को सीमित किया। हालांकि भू राजस्व में 30% की वृद्धि करनी पड़ी। यह भी एक इंसिडेंट है जहां पर प्रश्न किया जाता है। अदरवाइज श्रृंगेरी में जो मठ है वहां दान दिया था और देवी शारदा की मूर्ति को स्थापित किया था। पहली बार रॉकेट या मिसाइल जैसी तकनीक का उपयोग भी टीपू सुल्तान के द्वारा युद्ध में किया गया था। ऐसा नहीं आधुनिक रॉकेट या मिसाइल नहीं थे, उस तरह की तकनीक उसने बनाई थी। अगेन मैं कहूंगा कि मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, ठीक है। उसने ब्रिटेन के खिलाफ जाकर के फ्रांस, तुर्क और अफगानों से बेहतर संबंध बनाए, जिससे ब्रिटेन को हमेशा प्रॉब्लम होती। ब्रिटेन को प्रॉब्लम इस बात से होती थी कि अगर मान लीजिए कल के दिन मैसूर थोड़ा भी शक्तिशाली हो गया, और मैसूर के बहुत अच्छे संबंध हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस को बहुत मुश्किल से कर्नाटक युद्ध में हरा करके उन्होंने भगाया था, कर्नाटक वॉर में हरा करके भगाया था। और दोबारा से अगर फ्रांस को मौका मिल गया और मैसूर के कंधे पर चढ़ करके फ्रांसीसी भारत आ गए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और आप जान पाएंगे कि आखिर में जो 2 युद्ध होते हैं उनका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि शुरुआत से ही मैसूर फ्रांसीसियों के बहुत नजदीक था और टीपू तो बहुत नजदीक था। टीपू इतना नजदीक था कि फ्रांस में उस समय एक क्लब हुआ करता था, जैकोबिन क्लब। वो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, जैकोबिन क्लब का मेंबर बना। उसने फ्रांसीसियों के सम्मान में मैसूर में एक पेड़ लगाया और उस पेड़ का नाम रखा गया ट्री ऑफ लिबर्टी। उस पेड़ का नाम रखा गया ट्री ऑफ लिबर्टी या स्वतंत्रता का वृक्ष। अब ये स्वतंत्रता का वृक्ष कोई पेड़ नहीं होता है। ऐसा कोई पेड़ नहीं है कि आप मार्केट से लेकर के आ जाएं कि हमको आज ट्री ऑफ लिबर्टी दे दो। उसने स्वतंत्रता का वृक्ष नाम दिया, ट्री ऑफ लिबर्टी उसे नाम दिया गया।
जो फ्रांस के सम्मान में उसने लगाया। फ्रांस से 3 मूल निकल के आए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे मूल निकल करके आए हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये वर्ड पूरे फ्रांस से आए हुए हैं फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। तो इसी को सेलिब्रेट कर रहा है वो, ये ट्री ऑफ लिबर्टी लगा के श्रीरंगपट्टनम में उसके द्वारा ये लगाया गया। तो अब अगर टीपू के बारे में कुछ सवाल यहाँ से इतनी ही बातें बनती हैं और ज्यादा चीजें नहीं बनेंगी। देखो थोड़ा सा ना ये टॉपिक स्पीड में पढ़ने का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है यहाँ से, इसीलिए ब्रीफली आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना जरूरी है, जितना एग्जाम में हमारा काम बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक है जी, चलिए तो अब समझ पाइए जरा टीपू के बारे में क्या क्या बातें हमने पढ़ी। तो सर टीपू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा कि इसे शेर ए मैसूर कहा जाता है, इसे शेर ए मैसूर कहा जाता है, नंबर 1। सर दूसरी बात टीपू के बारे में हमने ये भी जानी कि टीपू सुल्तान ने 3 युद्धों में भाग लिया, दूसरा, तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में उसकी मृत्यु हो गई और लॉर्ड वेलेजली ने उसको मार दिया। ठीक है, टीपू सुल्तान फ्रांस के बहुत करीब था और यही बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरी लगती थी। ठीक, फ्रांस के इतना करीब था कि फ्रांस के जैकोबिन क्लब का मेंबर बना था, वो जैकोबिन क्लब का मेंबर बना था। इतना ही नहीं, उसने श्रीरंगपट्टनम में, कहां पर, श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी या स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था। उसके द्वारा कहा जाता है कि रॉकेट या मिसाइल तकनीक का भी युद्ध में इस्तेमाल किया था। हालांकि इसके साक्ष्य हमें ज़्यादा नहीं मिलते, इसीलिए एग्जाम में भी आपको ये पॉइंट कम देखने मिलता है। उसने श्रृंगेरी के शारदा मठ में दान किया और देवी शारदा की एक मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की, देवी शारदा की एक मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की थी। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में इतनी बातें याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्का दुक्का सवाल बन जाते हैं, दैट्स व्हाई। अब जो चर्चा हमें करनी है ना, वो चर्चा करनी है आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। एंग्लो मैसूर वॉर, 4 युद्ध हुए हैं, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। सवाल क्या बनते हैं सर? सवाल एक बनता है गवर्नर जनरल से, दूसरा सवाल बनता है संधियों। आप उठा करके देख लीजिए, आपको यही सवाल बार बार मिलेंगे कि पहले युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, दूसरे युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तीसरे युद्ध के समय कौन था, कौन से युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, बस यही सवाल बनते हैं। और बहुत सारी कहानी है मैसूर वॉर की, लेकिन प्यारे दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ एक टेबल में पूरी कहानी रख दी है ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना जाए, कोई भी इशू आपको ना हो। तो चलो अब समझते हैं कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये लड़ाई हुई। ठीक एक सेकेंड, चलिए तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, पहले एक एक करके समझेंगे और फिर आपको एक साथ हम सारे युद्ध पढ़ा देंगे। सबसे पहले हम प्रथम युद्ध की बात करते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं। तो जो पहला युद्ध है साथियों 67 में शुरू हुआ और 69 तक चलता रहा। 1767 से शुरू हुआ और 1769 तक चलता रहा। जनरली ये डेट वगैरह नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इस समय तक आप समझ पाइए कि अलग अलग गवर्नर होते हैं। अभी तक गवर्नर जनरल नहीं बना है, अभी बंगाल का गवर्नर, अलग अलग जगह पर अलग अलग गवर्नर होते हैं और सेना का कमांडर होता है। तो इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरल स्मिथ को भेजा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरल स्मिथ को भेजा था कि आप जाकर के इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करो। दूसरा, अगर हम मैसूर की बात करें तो मैसूर की तरफ से इस युद्ध में हैदर अली ही लड़ रहा था। ठीक है, हैदर अली लड़ रहा था। मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण 2 थे। इस युद्ध के मुख्य कारणों में 2 कारण शामिल हैं। इस युद्ध के प्राइमरी रीजंस में 2 अलग अलग रीजन शामिल हैं।
एक तो सबसे बड़ा कारण था कि हैदर अली की निकटता फ्रांस के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। हैदर अली और फ्रांस के बहुत क्लोज रिलेशन, जैसा हमने आपको कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक युद्ध के थ्रू फ्रांस को बाहर कर चुकी है। अब वो नहीं चाहते कि फ्रांस दोबारा से आ जाए। अगर फ्रांस दोबारा से आ जाएंगे तो फिर एक नया कलेश पूरा का पूरा शुरू होगा, जिसमें बहुत एनर्जी और बहुत पैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाना पड़ेगा। दूसरा कारण यह था कि कन्नड़ तट, जो कन्नड़ कोस्ट है, वहां पर हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक झड़प हो गई थी। देखिए, ये इंडिया के कोस्ट है, ये इंडिया के कोस्ट है। हमने ज्योग्राफी शुरू की है, वहां हम पढ़ेंगे ये सारी बातों को। ठीक है, तो ये इंडिया के अलग अलग कोस्ट हैं, तो इस कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। यहाँ ये गोवा वाला जो इलाका है, यहाँ कन्नड़ कोस्ट है। तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में एक झड़प हो गई थी प्यारे दोस्तों। और वहीं से फिर आप समझ पाइएगा कि ये युद्ध शुरू हुआ। ऑलमोस्ट इसमें जो जीत हुई है, जो इसका परिणाम हुआ, जो इसका रिजल्ट हुआ, हैदर अली इसमें विजयी रहा। हैदर अली की इसमें जीत हो गई या उसको ज्यादा सफलता मिली। और हर युद्ध के बाद एक संधि होती है, तो यहाँ पर एक संधि हुई 4 अप्रैल। यहाँ पर एक संधि हुई 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 1769 को, और इसे कहा गया मद्रास की ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि या ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे दोस्तों। ठीक है जी। और ये भी याद रखना कि इस समय जब पहला युद्ध हुआ तो गवर्नर जनरल नहीं होते थे, हर जगह गवर्नर बस होता था। तो मद्रास का गवर्नर था हैरी वेरलिस्ट। ठीक है, हैरी वेरलिस्ट जो है वो मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, अभी भी आप समझ पाइए कि गवर्नर की पोस्ट होती है, बस सिर्फ गवर्नर की पोस्ट होती है। वहां रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। 1773 में गवर्नर जनरल की पोस्ट आएगी, तब ये सभी लोग बंगाल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये पहला युद्ध है, दिस इज द फर्स्ट वॉर, एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और अब हम द्वितीय युद्ध की बात करते हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, दूसरा जो युद्ध है ये 1780 में शुरू हुआ और 1784 में खत्म हुआ। इस युद्ध में अगर मैसूर की तरफ से हम बात करें तो 1782 तक टिल 1782 हैदर अली इसमें लड़ रहा था। फिर हैदर अली की मौत हो जाती। उसके बाद टीपू सुल्तान, जो कि इसका बेटा था, शेर ए मैसूर, इसने कमान को संभाला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अब वॉरेन हेस्टिंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग्स इस समय पर बंगाल का गवर्नर जनरल है। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स को मदद कर रहे हैं आयर कूट, वॉरेन हेस्टिंग को मदद कर रहे हैं आयर कूट, और मद्रास गवर्नर, और मद्रास गवर्नर मैट कर्नी, मद्रास गवर्नर मैट कर्नी, ये सभी लोग हेल्प कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग को, आयर कूट और मद्रास का गवर्नर मैट कर्नी। अब इस लड़ाई की शुरुआत का कारण क्या था सर, मेन रीजन क्या था? देखो, पुराना वाला कारण हमेशा रहेगा, वो रहेगा मैसूर की फ्रांस से बढ़ती निकटता, क्योंकि मैसूर और फ्रांस के संबंध बहुत अच्छे थे और अंग्रेजों को यह बात कभी भी नहीं पचती थी कि क्यों मैसूर और फ्रांस के रिलेशन इतने अच्छे हैं। तो ये वाला पॉइंट हर जगह आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि मद्रास की संधि का उल्लंघन, मद्रास की संधि का उल्लंघन, जो मद्रास की ट्रीटी है उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वायलेशन किया था। देखो, मद्रास की ट्रीटी में एक शर्त थी कि अगर मैसूर पर कोई भी आक्रमण करता है तो अंग्रेज मैसूर की मदद करेंगे, और अंग्रेज पर अगर कोई भी आक्रमण करता है तो मैसूर अंग्रेज की मदद करेंगे। तो मराठों ने मैसूर पर अटैक किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर की हेल्प नहीं की। उल्टा उन्होंने क्या किया कि माहे, माहे पर आक्रमण कर दिया। और उस समय जो माहे वाला इलाका है, जो माहे वाला इलाका है प्यारे दोस्तों, वो किसके अंडर में था? मैसूर के अंडर में था। और वो डरे भी हुए थे अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से। इसी समय पर अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकी क्रांति हुई, और अमेरिकी क्रांति की वजह से अमेरिका, जो कि ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, जो कि ब्रिटेन की एक कॉलोनी था,
वो उनके हाथ से बाहर निकल गया। दे लॉस्ट अमेरिका। अब उन्हें डर था कि कहीं दोबारा से, क्योंकि वहां पर फ्रांस ने मदद की थी अमेरिकन की, उन्हें डर था कि यहां पर भी फ्रांस ऐसा ना हो कि मैसूर की हेल्प कर दे बहुत ज्यादा और हमें इंडिया से भी बाहर जाना पड़े। तो ये सारे कारण थे, ये सारे के सारे प्रमुख कारण थे इस युद्ध के। अब क्या था, युद्ध में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली घटना तो एक ये हुई कि हैदर अली ने मुनरो और बैली को हरा दिया। वही हेक्टर मुनरो, वही हेक्टर मुनरो जिसने वो लड़ाई जीती थी बक्सर वाली। हैदर अली ने मुनरो, हेक्टर मुनरो और बैली, कर्नल बैली की सेना को हरा दिया और हरा करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। अर्काट कर्नाटक में है, आप जानते हैं। और दूसरी बड़ी घटना जो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, तमिलनाडु में कुडालोर नाम की जगह है, तमिलनाडु में कुडालोर नाम की जगह है, यहां पर पोर्टो नोवा नाम की जगह है। पोर्टो नोवा, चेलाम्बरम भी कहा जाता था ऐसे, पोर्टो नोवा। यहां एक लड़ाई होती है प्यारे दोस्तों, 1 जुलाई 1781 को। इसकी डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 1781 को लड़ाई होती है। इसे पोर्टो नोवा की लड़ाई बोलते हैं, बैटल ऑफ पोर्टो नोवा बोलते हैं। इस लड़ाई में दो लोग होते हैं, एक तरफ इसमें हैदर अली है, एक तरफ इसमें हैदर अली है और दूसरी तरफ इसमें आयरकूट है, दूसरी तरफ इसमें आयरकूट। हैदर अली इसमें हार जाता है, आयरकूट इसमें जीत जाते हैं। इस कहानी में यह बात कही जाती है कि उस समय आयरकूट के पास, जो आयरकूट है, तो आयरकूट के पास सिर्फ 8,000 लोगों की सेना थी, जबकि हैदर अली के पास 40,000 लोगों की सेना थी। लेकिन आयरकूट ने फिर भी हैदर अली को हरा दिया था और आयरकूट इस लड़ाई में जीत गया था। तो ये दो घटनाएं हैं, एक में हैदर अली जीत रहा है और पोर्टो नोवा। हमेशा देखो, कभी भी डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछता, सवाल सिर्फ इतना पूछेगा आपसे कि पोर्टो नोवा की लड़ाई का संबंध किससे है, द बैटल ऑफ पोर्टो नोवा इज एसोसिएटेड विद। तो जवाब दे दीजिएगा कि पोर्टो नोवा की जो लड़ाई है, द बैटल ऑफ पोर्टो नोवा इज एसोसिएटेड विद द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। पोर्टो नोवा का जो युद्ध है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा हुआ है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर लड़ाई खत्म होगी 84 में और संधि होगी हमेशा की तरह। और संधि इस बार हुई मंगलोर की संधि। 11 मार्च 1784 को, यहां मैं अलग से लिख दे रहा हूं, 11 मार्च 1784, याद रखिएगा, 11 मार्च 1784 को मंगलोर की संधि की गई, ट्रीटी ऑफ मंगलोर, मंगलोर की संधि। पहले मद्रास और अब, ठीक है, मद्रास और मंगलोर। ये संधि में एक तरफ टीपू सुल्तान था और दूसरी तरफ मद्रास का गवर्नर था मैटकार्नी। ठीक है, दूसरी तरफ मद्रास का गवर्नर था मैटकार्नी। मैटकार्नी भी बोलते हैं, मैकार्टनी भी बोलते हैं, मैकार्टनी इसका नाम, आई थिंक मैकार्टनी, इसको ठीक कर देता हूं मैं, मैकार्टनी। ठीक है, मद्रास का गवर्नर मैकार्ट। तो ये संधि होती है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें याद रखने वाली बात क्या क्या है? याद रखने वाली बात यही है, नंबर 1, कि जो पहला युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल जो हुई 1767 से 1769 के बीच में, इसमें कौन सी संधि हुई? मद्रास। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो युद्ध हुआ, सेकंड जो वॉर हुई 1780 से 1784 के बीच में, इसमें मंगलोर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। और पता है, मैकटार्नी को, जो मद्रास का गवर्नर था जिसने ये संधि की थी, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिश, बहुत क्रिटिसाइज किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स भी उससे बहुत ही दुखी हुआ था। ठीक है, क्योंकि इस संधि के तहत ना ऐसा माना जाता था कि दूसरे युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा थोड़ा भारी था, तो वो अपनी शर्तें मनवा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शर्त यह रखी गई कि जो आपने हमारे क्षेत्र जीते हैं वो वापस, जो आपके क्षेत्र हमारे पास है हम आपको वापस कर देंगे। इसको कहा जाता है पुराने समय जैसी स्थिति को बहाल कर दिया गया। ये युद्ध से पहले जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति लगभग दोबारा ला दी गई। तो ये था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अर्थात सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर।
चलिए, अब हम तीसरे युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा युद्ध डायलॉग से भरा पड़ा है, क्योंकि इसमें कॉर्नवालिस का खतरनाक डायलॉग आएगा। तीसरा जो युद्ध है ये 1790 में शुरू हुआ और 1790 से 1792 के बीच में चलता रहा। 1790 में इसकी शुरुआत हुई और 1792 तक ये चलता रहा। मैसूर की तरफ से इसमें हैदर अली ही पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं सॉरी टीपू सुल्तान पार्टिसिपेट कर रहा है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा नायक आ चुका है जिसका नाम है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा है और वही इस लड़ाई में लीड कर रहा है। ठीक है, इस युद्ध का अगर आप प्रमुख कारण समझने की कोशिश करें, रीजन समझने की कोशिश करें, तो मंगलोर की संधि का उल्लंघन, मंगलोर की ट्रीटी का उल्लंघन और टीपू सुल्तान का त्रावणकोर पर हमला, टीपू सुल्तान का त्रावणकोर पर हमला। और ये सब ना अंग्रेजों ने जानबूझ के किया था, त्रावणकोर पर हमला। और एक कारण इसका ये भी था कि फ्रांस के साथ बढ़ती निकटता और मित्र राष्ट्रों की सूची में शामिल ना करना, ये सारी चीजें निकल के आएंगी। ठीक, ये सारी चीजें अलग अलग पॉइंट निकल करके आएंगे। मंगलोर की संधि में भी यही बातें थी कि आप हमारी हेल्प करोगे जब भी कोई हम पे अटैक करेगा। त्रावणकोर जो है वो फ्रेंड था ब्रिटेन का। टीपू को इस तरह उकसाया गया त्रावणकोर के प्रति कि उसने त्रावणकोर पे अटैक कर, और जब उसने त्रावणकोर पे अटैक किया तो अंग्रेजों ने कहा कि तुमने हमारे दोस्त पर आक्रमण किया है, तुमने हमारे फ्रेंड पर अटैक किया है, अब हम आपसे बदला लेंगे। तो टीपू से बदला लेने के लिए पहुंच गए। एक्चुअली में कॉर्नवालिस बहाना ढूंढ रहा था, सिर्फ बहाना ढूंढ रहा था, एक्सक्यूज ढूंढ रहा था कि कैसे भी करके हम टीपू से लड़ाई कर सके, और वो बहाना उसे मिल गया जब उसने त्रावणकोर पर अटैक। युद्ध आगे बढ़ता है। इस लड़ाई में टीपू की हार होती, इस लड़ाई में टीपू की हार होती और यहीं से डिक्लाइन शुरू होता। अब अगर कॉर्नवालिस चाहता तो यहीं पर मैसूर को पूरी तरीके से खत्म कर सकता, पूरी तरीके से मैसूर को खत्म कर सकता था, क्योंकि टीपू की हार हो गई थी। लेकिन कॉर्नवालिस ने ऐसा नहीं किया। कॉर्नवालिस ने टीपू को बुलाया और कहा कि हम तुम्हारा पूरा राज्य नहीं लेंगे। और 1792 में 1792 में होती है श्री रंगपट्टनम की, श्री रंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम। इस संधि में एक तरफ टीपू सुल्तान है और दूसरी तरफ कॉर्नवालिस। अब आपके दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों? सर, कॉर्नवालिस के पास तो मौका था कि वो चाहता तो पूरे के पूरे मैसूर पर अधिकार कर लेता और ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया प्यारे दोस्तों कि इसमें मराठा और निजाम दोनों ने ही मदद की थी कॉर्नवालिस, और समझौता यह हुआ था कि जब भी क्षेत्र जीतेंगे बराबर का हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। निजाम को भी बराबर मिलेगा, मराठों को भी बराबर मिलेगा, अंग्रेजों को भी बराबर मिलेगा, और एक दो छोटी छोटी रियासतें और थी उनको भी हिस्सेदारी देनी पड़ी। मैसूर एक बहुत बड़ी टेरिटरी, एक बहुत बड़ा इलाका। कॉर्नवालिस ने दिमाग लगाया कि अगर मैंने पूरे के पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया, अगर मैंने पूरे के पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि फिर मुझे मराठा और निजाम और दूसरी रियासतों को हिस्सा देना पड़ेगा। मराठा बहुत शक्तिशाली है, मराठा बहुत पावरफुल है, हमें तो शक्तियां कम करने के लिए भेजा है, शक्तियां बढ़ाने के लिए थोड़ी ना भेजा है। तो अगर उन्हें इतनी बड़ी टेरिटरी मिल गई तो इससे तो उनकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो हमेशा अंग्रेजों ने अपना जयकाल वाला दिमाग लगाया, और जयकाल वाला दिमाग लगा के वो समझ गए कि भाई साहब हम टीपू से बोलेंगे तुम तो शासन करते रहो। हाँ, टीपू का साम्राज्य इतना बड़ा था तो इतना कर दिया, ठीक, और फिर जितना एरिया कब्जा किया था उतना बांट दिया, तो कितना कितना मिला, थोड़ा थोड़ा एरिया मिल गया सब। तब कॉर्नवालिस का एक फेमस स्टेटमेंट, कॉर्नवालिस का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि अपने हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को पंगु बना।
हमने अपने दोस्तों को पावरफुल भी नहीं बनाया, और जो हमारे हमने अपने दोस्तों को पावरफुल भी नहीं बनाया, और जो हमारा शत्रु था उसको हमने कमजोर कर दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये किसका कथन है और किस। ठीक है। अब बारी आएगी चौथे युद्ध की। आज चौथे और आखिरी युद्ध की बारी आएगी। ठीक है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, 1799 में होता है। फोर्थ 1799 में हुआ, मैसूर की तरफ से टीपू, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अब आ चुका है फर्स्ट मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली, अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली अब भारत आ चुका है, लॉर्ड वेलेस्ली अब इंडिया आ चुका है। ठीक है। इस युद्ध में टीपू मर जाता है, टीपू की हत्या कर दी जाती है, कोई भी संधि नहीं होती, कोई भी ट्रीटी नहीं होती, और 1799 में श्री रंगपट्टनम में टीपू को मार दिया। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू को मार दिया। ठीक है। इस युद्ध का प्रमुख कारण था कि टीपू सुल्तान ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, और हमेशा की तरह फ्रांस के साथ उसके बेहतर संबंध। इसके बाद वोडेयार वंश को दोबारा स्थापित किया जाता है, वोडेयार वंश के साथ सहायक संधि की जाती है, बीच में मैसूर का एक बार विलय भी किया जाता है, लेकिन फिर वोडेयार की रिक्वेस्ट पर मैसूर को दोबारा रिस्टोर कर दिया। इस तरह से मैसूर पर भी ब्रिटेन का आधिपत्य स्थापित हो गया। सवाल जो बनेगा वो गवर्नर जनरल से ही बनता है। पहले युद्ध में जनरल स्मिथ और कौन सी संधि? मद्रास की संधि। याद कर लो साथ। ठीक है, सभी लोग याद कर लो। दूसरे युद्ध में कौन आ गया? तो दूसरे युद्ध में आ गया वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन सी संधि हुई? मंगलोर की, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। तीसरे युद्ध में कौन आ गया? कॉर्नवालिस। कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंग। और चौथे युद्ध में कौन आया? लॉर्ड वेलेस्ली। कोई संधि हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 1799 में टीपू को। ठीक है। अब देखो ये सारी बातें ना एक टेबल में हमने लिख दी। एक टेबल में पहले एक ये समझो मैप, ये मैसूर है, फिर ये तीसरा, और फिर ये चौथा। इतना बचा था, बस इतना इलाका। ये देखें, लिखा है हैदर अली। अंग्रेज वेरलिस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि मद्रास का गवर्नर वेरलिस्ट, और जनरल स्मिथ लड़ाई लड़ रहा था। हैदर विजयी हो गया मद्रास की। दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग, मंगलोर की संधि। तीसरे में कॉर्नवालिस, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथे में टीपू की हार और मृत्यु, दक्षिण पर अंग्रेजों का प्रभुत्व। इस तरह 1768 से 1799 के बीच में, 67 लीजिए, 67, 1767 से 1799 के बीच में मैसूर पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। यहां पर इसी चीज को थोड़ा डिटेल में दिया है कि पहला युद्ध हुआ, हैदर अली था, स्मिथ था, हैदर जीत गया, मद्रास की संधि कब हुई, कारण दिए, और छोटी 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 बातें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे चौथे युद्ध के बाद लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्यूस की उपाधि दी गई थी, और वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूर्व का राज्य भी हमारे कदमों में। तो यही बातें हैं प्यारे दोस्तों। एट द एंड अगर आपको ये टेबल याद है तो कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। और बाकी बातें जो हमने आपको समझाई हैं, बाकी प्रश्न आपको क्विज में मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल आपको क्विज में मिल जाएंगे, तो वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में पहले हम सिख धर्म गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, 10 गुरुओं का अध्ययन करेंगे, और फिर अगली क्लास में हम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात करेंगे, एंग्लो सिख वॉर के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद,